नमस्कार दोस्तों, जैन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं एसी सोर्स के अक्रॉस आरएलसी सर्किट। मतलब एक अपन एसी सोर्स लेंगे और उसके अक्रॉस अपन एक रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर ऐड करेंगे और वहाँ पर अपन देखेंगे कि जो आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना रेजिस्टेंस पे हो रहा है और कितना इंडक्टर पे हो रहा है और कितना आपका कैपेसिटर पर होगा, और पावर फैक्टर के अपन उसमें कैलकुलेशन करेंगे और पावर की भी अपन उसमें कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि सर्किट पे कि अपन ने एक सर्किट लिया हुआ है जिसमें एक रेजिस्टेंस, इंडक्टर और आपका एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तीनों आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसको मैं कोई एक ऐसी सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये कौन सा सर्किट बन गया? सीरीज आरएलसी सर्किट, या अपन ऐसे कह सकते हैं एसी सोर्स अक्रॉस आरएलसी सर्किट। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पर भी वोल्टेज सप्लाई देंगे तो आपकी आई करंट फ्लो होगी। तो आई करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर अपन ने देखा जो ये आपका रेजिस्टेंस है ये कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप कितना ड्रॉप किया इसने? VR किया। और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप किया वो क्या किया? VL किया। और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप किया वो VC किया है। यहाँ तक तो अपने को समझ में है। अब अपन को क्या करना है कि ये सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू इन सारों के सम के इक्वल होगी। पर वो तब होती है, डायरेक्ट सम तब कर सकते हैं तब अपने पास क्वांटिटी एक जैसी होए। यहाँ पर अपने पास क्या है? अगर कैपेसिटर है, सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर इंडक्टर है, तो यहाँ पर कैपेसिटर है। तीनों क्वांटिटी अलग अलग है। तो इस टाइम अपने क्या करना है कि याद रखना है, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बता रखा है कि ये जो आपका कैपेसिटर और इंडक्टर एक इमेजिनरी पार्ट है। क्या है? इमेजिनरी पार्ट। मतलब क्या बोलते हैं इनको? काल्पनिक भाग है। ये काल्पनिक भाग है। अगर अपन बात करें ये आपका रेजिस्टेंस है, ये होता है आपका रियल पार्ट, बोलें तो वास्तविक भाग है। काल्पनिक भाग जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको अपन आयोटा के द्वारा डिनोट करते हैं। ओके, अब अपने को देखना है कि केवीएल क्या कहता है कि आपका कोई एक बंद सर्किट है। बंद सर्किट में अगर आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो वो किसके इक्वल होती है? वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होगी। पर यहाँ पर इन सारी क्वांटिटी को अपन एक साथ ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप VR, VL और VC हो रहा है। क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि जो इंडक्टर है एक लैगिंग एलिमेंट है और कैपेसिटर एक लीडिंग एलिमेंट है और आपका रेजिस्टेंस एक क्या है? यूनिटी पावर फैक्टर होता है। इसमें करंट और वोल्टेज दोनों इक्वल चलती है। तो इन तीनों चीज़ों को अपन कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। तो एंगल के रिस्पेक्ट में अपन इनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने वोल्टेज लिया भी इक्वल, यहाँ से मैंने क्या करना है कि ये रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है? VR। तो रेजिस्टेंस में जो करंट और वोल्टेज जो होती है वो क्या चलती है? इन फेज के अंदर चलती है। तो इन फेज में चलती है तो यहाँ पर इन फेज का मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में 0 डिग्री का डिफरेंस रहता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 0 डिग्री, यहाँ पर प्लस डाला। और ये जो वैल्यू किसकी आ रही है आपकी? आयोटा के द्वारा डिनोट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट है तो इसको मैंने आयोटा के द्वारा डिनोट किया है। ओके, यहाँ से मैंने क्या किया है कि वोल्टेज VL है। अब देखो कि यार ये जो वोल्टेज है इंडक्टर है, इंडक्टर में वोल्टेज करंट से आगे रहती है पीछे रहती है? इंडक्टर में करंट क्या करती है? वोल्टेज से पीछे रहती है। करंट पीछे रह रही है ना 90 डिग्री। तो आगे कौन है? वोल्टेज। अपन वोल्टेज रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो वोल्टेज कितना आ गया है? प्लस 90 डिग्री। अब अगर अपन बात करते हैं कैपेसिटर की तो आयोटा द्वारा डिनोट किया और ये VC। अब एंगल कितना आएगा? अब ये लीडिंग एलिमेंट है, इसमें क्या करती है? माना ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज से करंट क्या करती है? 90 डिग्री आगे चली जाती है। तो वोल्टेज कितना डिग्री पीछे रह गई? -90 डिग्री है ना। तो ये -90 डिग्री आ गया। तो इस इक्वेशन को अपन इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि इस V वोल्टेज का डायरेक्ट अपने को रिजल्ट चाहिए क्योंकि आयोटा वेटा अपने को कोई वैल्यू नहीं आएगी, अपने पास डायरेक्ट वैल्यू आएगी VR, VL और VC की। ओके, तो यहाँ पर अपने VR, VL और VC की वैल्यू आएगी। अपने को ये V फाइंड करना है तो उसका जो फॉर्मूला रहता है अपना वो क्या रहता है? V इक्वल्स रूट में VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ओके, अब एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह ना आकर यहाँ पर ये डिनोट करते हैं कि यहाँ पर जो मैंने डाटा लिया है वो VL ग्रेटर देन VC लिया है।
अगर मेरे पास डाटा आता VC का, अगर डाटा बड़ा आता तो मेरे को VL से अपन माइनस करते। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से अगर अपने को वोल्टेज कैलकुलेट करना है इसमें, इस सर्किट में, तो अपने पास जो फॉर्मूला रहेगा वो ये वाला रहेगा। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले से अपने पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट कि अपने पास इसमें और क्या पूछ सकता है, इस सर्किट में अपने पास टोटल रेजिस्टेंस पूछ सकता है, और टोटल रेजिस्टेंस को अपन इम्पीडेंस के नाम से जानते हैं, है ना। तो हेडिंग डाल दें आप, इम्पीडेंस निकालना है, इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस कैसे निकलेगा, इम्पीडेंस को अपन डिनोट करते हैं Z के द्वारा। ओके, तो Z इक्वल्स क्या होगा आपका, इम्पीडेंस होता है Z का मतलब होता है इस सर्किट का संपूर्ण रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो Z का फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, डायरेक्ट याद रखें इस फॉर्मूले को आप, क्योंकि अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इसका डेरिवेशन कहीं पर आता नहीं है वैसे। तो आगे चलते हैं अपन कि अपने पास इम्पीडेंस पूछेगा तो फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट याद रखना है। अगर अपने पास वोल्टेज कैलकुलेट करा रहा है तो अपन ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कई बार अपने पास यहाँ पर पावर भी पूछ सकता है कि अपने पास इस सर्किट में टोटल पावर कितनी होगी। तो पावर के केस में देखें, जो आपका रेजिस्टेंस होता है ये आपका कौन सी पावर ड्रॉप करता है, रियल पावर ड्रॉप करता है P। कैप इंडक्टर कौन सी करता है, QL करता है, रिएक्टिव पावर। और ये भी कौन सी करता है, रिएक्टिव पावर। सर्किट की टोटल जो पावर होती है वो होती है S। तो अपने क्या करनी है कि सर्किट की टोटल पावर देखनी है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ, सर्किट की टोटल पावर। अब सर्किट में अगर अपन टोटल पावर देखते हैं तो अपने पास क्या हो जाता है कि सर्किट टोटल पावर किसे डिनोट करना है, S से। और फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, रियल पावर का स्क्वायर प्लस QL माइनस QC का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो अपने पास डाटा आया है ये पावर निकालने का आ चुका है। तो अपने को इसमें 3 ही आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपने पास इसमें क्या पूछ सकता है, इस सर्किट में पावर फैक्टर पूछ सकता है कि इस सर्किट में पावर फैक्टर कितना होगा अगर कोई न्यूमेरिकल देखे। तो अपने को पावर फैक्टर किस प्रकार से डिनोट करना है वो देखें। तो यहाँ पर अपन हेडिंग डालते हैं पावर फैक्टर। अब देखो, पावर फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं अपन शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक किससे डिनोट करते हैं, अपन ने इससे पहले पढ़ रखा है। शक्ति गुणांक को cos फाई के द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, cos फाई। अब देखो, इस cos फाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है, सिंपल सा मेथड है कि यार रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर रखो और सर्किट की जो टोटल वैल्यू है वो नीचे रख दो। ओके, अब टोटल रेजिस्टेंस पे जो डाटा है वो अपने ऊपर रखना है। अब रेजिस्टेंस पे डाटा देखो, रेजिस्टेंस पे क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस कितना है R, और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है Z। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, R/Z। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, सर्किट पर रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, VR। तो मैंने ऊपर लिखा VR। अपॉन में क्या लिखना है, सर्किट की टोटल वोल्टेज कितनी है, V। तो ये मैंने V लिखा, इक्वल डाला। अगर अपने को क्या और चाहिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस पर जो पावर ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, P, और सर्किट की टोटल पावर कितनी है, S। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/S। जो पावर फैक्टर के फार्मूले ये 3 प्रकार के होते हैं जो आपको क्वेश्चन में आएगा। अगर अपने पास क्या रेजिस्टेंस के अप्रॉक्सीमेट कोई क्वेश्चन आ रखा है तो उसमें फॉर्मूला पावर फैक्टर ये यूज करेंगे। अगर रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, अपने पास वोल्टेज दे रखा है तो अपन फॉर्मूला ये यूज करेंगे। अगर अपने पावर दे रखी है तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे। अभी अपन देखेंगे क्वेश्चन करके कि आपको कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है, वो अभी अपन क्वेश्चन करते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लें। अब अपन देखते हैं इसके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो देखो कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का प्रतिरोध 40 ओम है, मतलब R की वैल्यू जो अपने दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 40 ओम, और XL की वैल्यू और XC की वैल्यू दे रखी है। यदि श्रेणी क्रम में संयोजित है प्रतिबाधा का मान ज्ञात करें। कितना सिंपल है, डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला यूज करना है। Z इक्वल्स क्या यूज होता है, फॉर्मूला कौन सा होता है, R² प्लस XL माइनस XC। अब देखिए इसमें डाटा कैसे पुट करना है। तो यहाँ पर अपने फॉर्मूला यूज हो गया। अब Z इक्वल्स क्या हो जाएगा, Z इक्वल रूट में R का स्क्वायर। R का स्क्वायर देखो कितना हो रहा है, R कितनी वैल्यू है 40, तो कितना हो गया 1600, और ये डाला आपका प्लस XL माइनस XC। देखो 90 में से 60 चले गए, कितने बच गए 30, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक।
अगर अपन जेड इक्वल्स करेंगे तो कितना आ गया अपने पास 2500 आ गया। जब अपन क्या करेंगे जेड की वैल्यू निकालेंगे 2500 का रूट हटाएंगे तो कितना आता है आपका 50 ओम। ओके, तो यहाँ पर जो जेड की वैल्यू होती है वो ओम में होती है, तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल सिंपल सा है। अगर सपोज करें इसमें अपने पास पावर फैक्टर पूछता, इसमें वैसे पावर फैक्टर पूछा नहीं है क्वेश्चन में, अपने पास पावर फैक्टर पूछता तो कैसे करते। देखो एक बार पावर फैक्टर और अपन देख लेते हैं कि पावर फैक्टर कैसे होगा। तो अगर अपने पास इसमें पावर फैक्टर पूछता, पावर फैक्टर पूछता तो कैसे निकालते, अपने cos फाई की वैल्यू निकालनी थी ना। तो अपने पास वैल्यू निकालनी है cos फाई इक्वल क्या होता है R अपॉन जेड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अपने पास टोटल प्रतिरोध अपन ने निकाल लिया है। टोटल सर्किट का प्रतिरोध जेड होता है, प्रतिबाधा ही होता है ना, और रेजिस्टेंस जो कितना है, प्रतिरोध कितना है अपने पास 40 है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया तो cos फाई इक्वल R की वैल्यू कितनी है आपके 40 अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 50। 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना गया 0.8। अब ये यार जो 0.8 है ये पावर फैक्टर लीडिंग आएगा, लैगिंग आएगा, यूनिटी आएगा, यूनिट तो हो ही नहीं सकता 0.8 है ना, तो लीडिंग है कि लैगिंग है, आपका दिक्कत यहाँ पर आई। क्योंकि ऑप्शन आपको इस सेम अगर क्वेश्चन आता तो यहाँ से जरूर पूछता कि ये पावर फैक्टर आपका लीडिंग है या लैगिंग है। तो अपने को ये चेक करना है लीडिंग है कि लैगिंग है, क्योंकि अपने पास देखो एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इंडक्टर जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो कैसे मेंशन करेंगे लीडिंग है कि लैगिंग है। आप एक चीज़ याद रखना कि कैपेसिटर पर इंडक्टर पर वैल्यू ये है और कैपेसिटर वैल्यू ये है। इसमें यूँ देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, किसकी है, कैपेसिटर के पे वैल्यू जो है बड़ी है, सॉरी इंडक्टर पर वैल्यू क्या है बड़ी है, किसकी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बड़ी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, है ना। तो अगर जिसकी वैल्यू देखो इंडक्टर की वैल्यू जो है बड़ी है ना इसमें, तो बड़ी है तो यहाँ पर पावर फैक्टर क्या आ जाएगा आपका लैगिंग। क्यों आ जाएगा लैगिंग, क्योंकि जो इंडक्टर होता है इस पर कोई भी वैल्यू कैपेसिटर से बड़ी आ जाए, भले वो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, पावर हो जाए, रिएक्टेंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी तो आपका हो जाएगा लैगिंग। और कैपेसिटर पर अगर कोई भी वैल्यू इस कैपेसिटर पर इसकी तुलना में बड़ी आ जाए तो आपका वो पावर फैक्टर हो जाएगा लीडिंग। ओके, तो ये ध्यान में रखना आपको। तो यहाँ पर पावर फैक्टर कौन सा होगा लैगिंग। अभी जस्ट इसी प्रकार का एक क्वेश्चन अपन चलते हैं। देखो RLC परिपथ में जिसका शक्ति गुणांक है, जिसका गुणांक XC ग्रेटर देन XL है। कहने का मतलब है कि आपका अगर XC बड़ा आ गया किससे, XL से, तो अब देखो कैपेसिटर में होती, ये देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस किस में होती है, कैपेसिटर में होती है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है ना। तो अपने पास कौन सा पावर फैक्टर आएगा, लीडिंग पावर फैक्टर आएगा। कौन सा आएगा, लीडिंग। लीडिंग को हिंदी में बोलते हैं अग्रगामी शक्ति गुणांक। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लें। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, चित्र में कुल प्रतिबाधा होगी। अपने पास ये दे रखा है और सर्किट में कुल प्रतिबाधा पूछ रहा है, जेड की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो याद रखना कि यार यहाँ पर देखो सर्किट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है कि यहाँ पर आप भूल मत जाना कि यहाँ पर जो है आपका XL की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर जो XC की वैल्यू दे रखी है ना। जब अपने पास XL और XC आ जाए, है ना, तो अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला जो होता है जेड इक्वल्स क्या होता है अपने पास, रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही करते हैं ना। तो यहाँ से अगर देखो कि यार Z इक्वल्स क्या होगा आपका, रूट में रेजिस्टेंस की वैल्यू है नहीं है, 0 कर दो। XL की वैल्यू कितनी है आपके पास, XL की वैल्यू है 50, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी XL की कितनी 50, माइनस XC की वैल्यू कितनी है 30 का कर दिया मैंने होल स्क्वायर। तो Z इक्वल्स जो अपना फॉर्मूला आएगा वो देखो कितना आ रहा है कि Z की वैल्यू जो आ गई अपने पास वो आ गई रूट में कितना बच गया आपका 20 का स्क्वायर हो गया। अब देखो मैं अगर ये रूट हटाता हूँ तो इधर स्क्वायर आएगा, देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गई, तो Z इक्वल्स कितना आ गया आपका 20 ओम। याद रखें, ये तो करने का मैंने तरीका बताया था आपको। ओके, वैसे अब याद रखना कि अगर यार दोनों ही देखो इमेजिनरी पार्ट है, याद रखना ये दोनों क्या है, काल्पनिक भाग है। क्या है ये, काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग को क्या करना है, ऐड नहीं किया जाता, रिएक्टेंस हमेशा आपकी क्या करती है
घटती है। ओके, वैसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो अपन फॉर्मूले के हिसाब से करें तो बेटर रहता है, कभी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहते। देखो अपने पास आर की वैल्यू 0 थी, मैंने 0 पुट कर दी, एक्सएल माइनस एक्सी किया है, ये मैंने स्क्वायर, ये जैसे रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका स्क्वायर से स्क्वायर आपकी कैंसिल हो गया, जेड कितना हो गया आपका 50 हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा था। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि परिपथ का कुल शक्ति खपत होगा, मतलब इस सर्किट में अपने क्या करना है, शक्ति खपत निकालनी है कि शक्ति खपत कितनी होगी, है ना। तो अब अपने को ये देखना है कि यार, तो याद रखना कि शक्ति खपत ओनली फॉर रेजिस्टेंस पे होती है। शक्ति खपत कहाँ होगी, प्रतिरोध पर होगी, और इसके अलावा आपको इंडक्टर दिया हो, कैपेसिटर दिया हो, शक्ति खपत नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर अपन ने माना कि जो शक्ति खपत होगी वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी ना। तो अब मेरी बात सुने कि यार इस सर्किट को अगर मैं क्या कह दूं, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो नया जो सर्किट बनेगा वो अपने कैसा बनेगा, वो यूं बनेगा। ये कितना हो गया 3 ओम का, और ये एक्सएल इक्वल कितना है आपका 8 ओम का। अब जो अपनी करंट चल रही है सर्किट में वो कितनी चल रही है, 4 एम्पियर चल रही है। जो आपका पावर ड्रॉप होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है, इस रेजिस्टेंस पे होने वाला है। तो रेजिस्टेंस पे अपने को पावर निकालनी है, और अपने पास किसकी वैल्यू दे रखी है, करंट की वैल्यू दे रखी है। देखो ये करंट की वैल्यू इसमें से होकर निकली और 4 एम्पियर कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच गई। यहाँ पर पावर ड्रॉप निकालना है, तो यहाँ पर अपने पास करंट की वैल्यू, तो P इक्वल्स क्या होगा, आई स्क्वायर आर फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो P इक्वल्स आई की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3, तो P इक्वल कितना हो गया 16 इंटू 3, 16 3 कितना हो गया 48, 48 वाट। तो कितना आंसर आएगा 48 वाट। तो 48 वाट कौन सा आपका डी। तो याद रखें जो पावर ड्रॉप होता है वो ओनली फॉर रेजिस्टेंस पे होगा, इंडक्टर और कैपेसिटर पर पावर ड्रॉप नहीं होता। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। अब अपन ने एक क्वेश्चन लिया, इसमें काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे। तो करते हैं स्टार्ट। देखो निम्न का मान याद करो, अपने पास सर्किट दे रखा है और सबसे पहले पूछा है कि एपीडेंस याद करो, मतलब इसमें एपीडेंस जेड निकाल, इस पूरे सर्किट में क्या करना अपने को जेड निकालना है ना। तो करते हैं स्टार्ट, अपन एपीडेंस निकालते हैं। देखें पहला क्वेश्चन अपना इम्पीडेंस के नाम, इम्पीडेंस क्या होता है आपका जेड, और जेड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आर एल सी सर्किट के लिए आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, यही होता है। अब अपने पास इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन। तो देखो जेड की वैल्यू कितनी है अपने पास, जेड की वैल्यू निकालनी है ना, ये इम्पीडेंस जेड ही तो होता है। तो जेड का जेड इक्वल रूट में आर की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो आर स्क्वायर करना है तो मैं डायरेक्ट 9 लिख दूं क्योंकि मैं 3 का स्क्वायर कर रहा हूं। ओके, प्लस अब एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल की वैल्यू कितनी है, ये किसकी वैल्यू है एक्सएल की, ये वैल्यू किसकी है एक्सी की, क्योंकि कैपेसिटिव है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टर पे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गई है ना। दोनों क्या करना है माइनस करना है फिर स्क्वायर करना है, तो दोनों को माइनस करना है। देखो 9 में से 5 गए, कितने बच गए 4, है ना, और 4 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 16। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैंने डायरेक्ट किया है। ओके, डार्ट लिखा है, इसको किया तो नहीं है वैसे। चले आगे, जेड इक्वल्स कितना आ गया आपका 25, 9 प्लस 16 कितने 25, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 ओम। पहले क्वेश्चन का अपने पास आंसर आ गया, कितना आ गया 5 ओम आ गया। अब अगर अपन चलते हैं कि पहला का आंसर अब निकल लिया, अपना देखना है दूसरा क्वेश्चन सर्किट में करंट याद करो। अब अपने को क्या करना है कि आई की वैल्यू निकालनी है, ये बार अपने करंट की वैल्यू निकालनी है। तो अपन यहाँ पर डालते हैं सर्किट में करंट, क्वेश्चन नंबर 2, सर्किट में करंट। अब करंट की वैल्यू निकालनी है अपने पास, यार पता है कि जेड की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है, मतलब निकाल लिया जेड कितना निकाला अपन ने 5 ओम, और अपने पास सप्लाई वोल्टेज कितनी है 20 वोल्ट, तो वी की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 वोल्ट। हो गई यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर अपन आगे चलते हैं कि आई की वैल्यू फाइंड करनी है, आई की वैल्यू अपने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो आई इक्वल्स क्या होता है अपने पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी अपॉन आर होता है, आर अपने पास है नहीं है जेड है, तो वी बटा जेड हो गया। अब देखो वी की वैल्यू कितनी है 20/5 इक्वल कितना हो गया 4 एम्पियर। तो यहाँ पर लिख लेंगे आई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 एम्पियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, यहाँ से ये जो वैल्यू है अपने पास वो करंट की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर अपन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्किट में पावर फैक्टर याद करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके,
मतलब इतने सारे जो क्वेश्चन है इनमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो याद रखें। तो अपन चलते हैं सर्किट में पावर फैक्टर ज्ञात करो। तो सर्किट में क्या करना है अपने को, पावर फैक्टर निकालना है। तो यहां से अपन इसमें पावर फैक्टर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3, पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर को अपने को पता है कि अपन किससे डिनोट करते हैं, cos फाई से। तो अपने को cos फाई की वैल्यू चाहिए। तो cos फाई में अपन ने 3 सूत्र पढ़े हैं, कौन सूत्र याद यूज करना है। यहाँ पर अपने पास टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है और है ना, रेजिस्टेंस है और टोटल रेजिस्टेंस हमने 5 निकाल रखा है। तो कौन सा पावर फैक्टर फार्मूला लगेगा, R/Z वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब अपने पास देखो यार कि R की वैल्यू कितनी है, cos फाई इक्वल R की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, Z की वैल्यू कितनी है 5 निकाल रखे ना अपन ने, ये निकाली थी 5। अपन इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.6। तो cos फाई की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 0.6। अब यार ये लीडिंग है कि लैगिंग है, ये चेक करना है ना। तो लीडिंग है लैगिंग है, देखो इसमें x, इसमें देखो इंडक्टर पे कोई डाटा दे रखा है, उसकी वैल्यू देखो जिसकी वैल्यू ज्यादा है ना वो वैसा इफेक्ट करेगा। इंडक्टर पर वैल्यू 9 ओम है, कैपेसिटर वैल्यू 5 ओम है। अपने को 2 ही वैल्यू दी गई है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, इंडक्टर की बड़ी वैल्यू। तो इफेक्ट किसका रहेगा, इंडक्टर का रहेगा। और इंडक्टर में पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग होता है। तो 0.6 लैगिंग हो गया आपका आंसर। ये लो कौन सा आंसर आ गया, ये अपने पास आ गया 3rd नंबर का आंसर आ गया। अब अपन देखते हैं 4 नंबर, सर्किट में पावर ड्रॉप ज्ञात करें। इस सर्किट में क्या करना है अपने को, पावर ड्रॉप निकालना है। याद रखना पावर का हमेशा ड्रॉप या फिर अपन कह सकते हैं कि खपत शक्ति निकालनी है। जो शक्ति खपत होती है वो ओनली फॉर प्रतिरोध पे होती है ना। तो अपन यहां पर लिख देते हैं, आपका कौन सा क्वेश्चन है ये, 4 नंबर क्वेश्चन आपका ना। तो अपने को निकालना है पावर ड्रॉप। अरे पावर ड्रॉप हमेशा किस पर होगा, रेजिस्टेंस पर। ये याद रखें पावर ड्रॉप किस पे होता है, रेजिस्टेंस पे। तो देखो अपने पास R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू अपने पास 3 ओम है। और जो आपका करंट चल रहा है इस सर्किट में वो कितना चल रहा है, वो सर्किट में करंट की वैल्यू अपन ने अभी फाइंड की थी 4 एम्पियर चल रहा है ना। तो I की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर। अपने को पावर निकालनी है, P इक्वल्स क्या होता है I²R। फॉर्मूला पढ़ रखा है ना अपन ने, डीसी में पढ़ा था, वो यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। तो यहाँ पर जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, P इक्वल्स 16 × 3 तो कितना हो गया 48 वाट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक अपन ने इसको सॉल्व कर लिया है। आगे अपन चलते हैं, इसमें और क्या पूछा हुआ है, प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करें, ये क्वेश्चन हो गया है। लास्ट क्वेश्चन अपने पास बचा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्ञात करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें तो अपने स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। 5 नंबर क्वेश्चन देखें, तो अपने पास 5 नंबर क्वेश्चन करना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां पर अपने पास L की वैल्यू निकालनी है ना। अपने को L की, अरे वो देखा नहीं, ये जो 5 नंबर क्वेश्चन तो ये है और 6 नंबर क्वेश्चन ये है ना। तो गलती हो गई, अपन नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन एक और बाकी है। अभी देखो प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करो, इसके बाद में अपन नीचे वाला देखेंगे। ओके, तो ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करो। अपने को यहां पर क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो यहां पर क्या करेंगे अपन है, रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप निकालें। तो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो अपने पास एक चीज पता है यार, जब I की वैल्यू अपने पास आ रखी है 4 एम्पियर और आपकी R की वैल्यू कितनी है 3 ओम, 3 ओम है ना। तो यहां पर अपने को क्या करें, V इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका 4 × 3 इक्वल 12 वोल्ट। आपका जो यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 12 वोल्ट होगा। ओम के नियम के अकॉर्डिंग कर लेंगे, I²R वाला, सॉरी V इक्वल्स क्या होता है IR। तो वो फॉर्मूला मैंने वहाँ पर यूज कर लिया, V² = IR निकल गया। अब अपना रह गया लास्ट क्वेश्चन, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपन वो क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन,
सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, इंडक्टर की वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर इंडक्टर की वैल्यू L अपने को फाइंड करनी है। तो अपने पास L की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपने को पता है कि यहाँ पर दे क्या रखा है, देखो एक्स एल की वैल्यू दे रखी है। तो अपन जानते हैं कि एक्स एल इक्वल क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्स एल इक्वल होता है ओमेगा वैल्यू होती है 2 पाई एफ एल। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक्स एल की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 9, तो मैंने यहाँ पर 9 पुट किया, 2 का 2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो मैंने एफ की वैल्यू 50 डाली, और यहाँ पर जो एल की वैल्यू है वो एल ही रहेगी, क्यों, वैल्यू है नहीं, निकालनी है। अब अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके डिवाइड कर देते हैं, तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इक्वल क्या हो गया एल। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, करें इसको कि एल की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो एल की वैल्यू आएगी आपकी 0.028 आएगा हेनरी। इसको अपन अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 28 मिली हेनरी। ओके, ये आपका आंसर आ गया। तो अपन ने 5 क्वेश्चन किए, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करें, क्योंकि यार ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट जरूरत है। जिस कंसेप्ट आ गया सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स अपन ये क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अपने सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे इसी क्वेश्चन से। अब अपन स्टार्ट करें इसमें। तो देखें, दिए गए परिपथ में निम्न का मान ज्ञात करो। सबसे पहले अपने करना है प्रेरणिक प्रतिघात ज्ञात करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखो, प्रेरणिक प्रतिघात निकालनी है अपने को, तो कैसे निकालते हैं, तो अपने पास निकालना है पहले क्वेश्चन में एक्स एल की वैल्यू निकालनी है। अपने एक्स एल की वैल्यू किस प्रकार से निकलेगी वो देखें कि एक्स एल इक्वल क्या होता है 2 पाई एफ एल, है ना। यहां से अगर अपन देखें कि एक्स एल की वैल्यू, तो यहां पर एक्स एल की वैल्यू निकलती कहाँ है, इंडक्टर पर निकलती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस पे निकलती है ना। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पे निकलेगी, यहां पर निकलेगी। अब अपने यहां पर वैल्यू निकालनी है, तो देखें बिल्कुल सिंपल सा है। तो यहां पर अपन देखें कि एक्स एल इक्वल 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 हो गई। यहां पर अगर अपन देखें एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास, एफ की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज, तो ये हो गया आपका 50 इंटू एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 मिली हेनरी। तो 100 मिली हेनरी को मैं कैसे लिखता हूँ, 100 इंटू मिली को हटाता हूँ तो 10 की पावर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। यहाँ तक अपन ने इस इक्वेशन को लिखा। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करके देखा, देखो ये 2 और 50 को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो कितना आ गया 100 इंटू 3.14 इंटू आपका 100 इंटू ये आ गया। अब अपन बात करें कि यार ये जो 100 है, ये 100 क्या कर रहा है, यहाँ से 10 की पावर -3 है, तो क्या कितना बच जाएगा यहाँ, ये 100 इससे अगर अपन काटेंगे, मतलब कहने का ये है कि 100 और ये जो आपका 100 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3.14 अपॉन आपका क्या रह गया, इसको अगर हम बटा में लेके जाता हूँ तो कितना आ जाता है 1000 आता है कि नहीं आता, आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से अगर वैल्यू काटता हूँ मैं, तो देखो 1000 से कितनी जीरो कट गई, 3 जीरो कट गई, तो एक्स एल इक्वल कितना आ गया आपका 10 इंटू 3.14। अब 10 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स एल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, मेरे पास है 31.4 ओम आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, एक्स एल की वैल्यू आ गई। तो बिल्कुल सिंपल सा था, पहला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। अब अपन देखते हैं अगले वाला क्वेश्चन कि किस प्रकार से करते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपन वो क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, धारतीय प्रतिघात याद करें ना। तो सेकंड क्वेश्चन अपने पास एक्स सी की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स सी की वैल्यू निकालनी, तो एक्स सी इक्वल क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो एक्स सी ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं तो कितनी आ जाएगी 2 पाई एफ सी। अब वैल्यू पुट करनी है, देखें एक्स सी इक्वल 1 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज, और जो आपकी सी की वैल्यू है वो कितनी है, देखो 50 माइक्रोफेरेड। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर है -6, तो मैं इसको लिख देता हूँ 50 इंटू 10 की पावर है -6। हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर अपना एक काम करते हैं कि 10 की पावर -6 इसको ऊपर लेके चलते हैं, तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने जैसे इसको ऊपर लिखूंगा तो ये ऊपर लेके गए, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
प्लस का होगा 10 की पावर 6 ऊपर जाके प्लस का हो गया, और मैंने उसको तोड़ के क्या लिख लिया 1000 इधर कर लिया और उसको बच दिया मैंने 10 की पावर 3 1000 छोड़ दिया। ओके, अब अपन करते हैं कि इसमें डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो 50 एकम 50, 50 दूनी क्या चीज 100 है ना, तो कितना हो गया 20 हो गया। अभी अपन देखें तो कितना बच रही, ये तो कितने पे गया 20 पे गया, तो x इक्वल कितना आ रहा है 200 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू आपका 50 बच रहा है ये वाला। 50 से फिर काट लें तो कितनी बार जाएगा आपका 4 बार जाएगा। फिर देखो अपना कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है। अब देखो कितना बच गया, x इक्वल कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 3.14। जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो डाटा आएगा वो आएगा 63.63 ओम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 63.63 ओम आपकी आ चुकी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखें लास्ट में सारे क्वेश्चन अपने को एक साथ कैलकुलेट करने। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं अपन। अब अपन देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रतिबाधा ज्ञात करो, जेड की वैल्यू ज्ञात करो। तो अपने क्या करना है इम्पीडेंस निकालना है, और इम्पीडेंस मतलब जेड निकालना है। तो जेड का अपन फॉर्मूला जानते हैं, जेड का फॉर्मूला क्या होता है जेड इक्वल ब्रैकेट रूट में आर स्क्वायर प्लस, अब देखो एक्स एल माइनस एक्स सी अपन होल स्क्वायर लिखते थे। अभी अपन जो डाटा निकाला था वो देखे कि एक्स एल का जो अपन ने आंसर निकाला था, एक्स एल की वैल्यू निकाली थी, वो अगर आपको याद है क्या कितनी थी 31.4 थी, और एक्स सी की वैल्यू अपन ने निकाली थी 63.63 ओम। ये दोनों डाटा अपन ने इससे पहले निकाल दिया ना। अब अपने क्या करना है कि यहाँ पर एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा है, तो याद रखें कि इस टाइम फॉर्मूला कैसा बन जाएगा एक्स सी यहाँ आ जाएगा और एक्स एल कहाँ करना है आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, अब अपने पास देखो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू अपने पास देखो ये 30 दे रखी है। अब ये डाटा मैं क्या कर रहा हूँ इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो जैसे मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो क्या निकल के आता है आपका, देखो जेड इक्वल ब्रैकेट में 30 का स्क्वायर प्लस 63.63 माइनस 31.4 का होल स्क्वायर, ये करेंगे तो अपने पास कितना आएगा कि z इक्वल्स 30 का स्क्वायर, इन दोनों का अगर अपन माइनस करेंगे तो 32.23 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये बीच में प्लस आपका। अब अगर अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अपने पास कितना आता है डाटा कि z इक्वल जो डाटा आएगा, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करें तो इसका आता है कि तो जो आपका 30 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 900 प्लस 32.23 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1038.77। ओके, तो यहाँ से अगर अपन देखें z की वैल्यू देखें तो दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो दोनों को ऐड किया तो आपका कितना आ गया 938.77, और इसका अगर रूट निकालेंगे तो अपना जो रूट निकलेगा वो आएगा 44.03 ओम। ओके, तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू फाइंड की है वो अपन ने जेड की वैल्यू फाइंड कर ली है। ओके, अब अपने क्या करना है, अगले वाला क्वेश्चन परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। यहाँ से अपने क्या करना है आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो अपन क्या करना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज में टोटल प्रतिरोध कितना है आपके पास 44.03 का डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो ये वैल्यू याद रखेंगे जेड की वैल्यू कितनी आई थी। तो अपन देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ से अगर अपन क्वेश्चन देखें कि जेड की वैल्यू कितनी आपकी, याद रखें 44.03 थी। जेड की वैल्यू कितनी है, अपन ने जेड की वैल्यू कितनी निकाली है 44.03 ओम, क्योंकि अभी काम आने वाली है। अब अपन सर्किट में आई की वैल्यू निकालेंगे, तो सर्किट में अगर अपन आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपने को फाइंड करनी है वोल्टेज की वैल्यू। टोटल वोल्टेज की वैल्यू अपने पास दे रखी है 240 वोल्ट, और अपने पास दे रखा है और क्या दे रखा है यहाँ पर है जेड की वैल्यू अपन ने निकाली थी कितनी 44.03। अब अपन क्या करेंगे ओम्स लॉ लगा देते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आई इक्वल्स वी अपॉन जेड, टोटल वोल्टेज में टोटल रेजिस्टेंस का भाग लगा देंगे तो अपने पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो आई इक्वल्स वोल्टेज की वैल्यू कितनी अपने पास
40 अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है 44.03, तो अपने पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 5.45 एम्पियर आपकी करंट की वैल्यू आ जाएगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो अब अपन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर याद करो। अपने को पावर फैक्टर निकालना है, और पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो cos फाई इक्वल क्या होता है R अपॉन जेड, फार्मूला है। ये वाला क्यों यूज किया, क्योंकि अपने पास सारों के अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रखी है और रेजिस्टेंस की भी वैल्यू अपने पास है, और कुल रेजिस्टेंस अपन जेड भी निकाल रखा है, ये है ना। तो यहाँ पर अगर अपना cos फाई इक्वल R की वैल्यू कितनी है अपने पास 30, और डिवाइड करना है अपने को 44.03 से। जैसे अपन डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.6। अपने को इतने चाहिए होता है पावर फैक्टर में 0.67 है ना, एक ही संख्या चाहिए होती है। तो अपने पास जो cos फाई की वैल्यू है वही है 0.6, तो जो cos फाई 0.6। अब ये बताओ लीडिंग है या लैगिंग है, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो यहाँ पर देखें कि यार मान कैपेसिटर का बड़ा है या फिर इंडक्टर का बड़ा है। आपको यहाँ दिख रहा होगा 50, तो ये बड़ा है, ये तो 100 है। अब बड़ा कौन सा लगा, ये लग रहा है ना। अब देखो ये वैल्यू जो है ना ये मिली में है, 50 × 10 की पावर -6 फेरेड है, और ये कितना है 100 × 10 की पावर -3। इसमें तो -3 कितना हो रहा है, अपॉन में कितना आ रहा है 1000 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 10 की पावर 6 आ रहा है। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला ना। तो इफेक्ट किसका रहेगा, आपका इंडक्टर का रहेगा। इंडक्टर में पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग होता है, तो आपका पावर फैक्टर कैसा आएगा, लैगिंग आएगा। और याद रखें ज़्यादातर जो पावर फैक्टर अपन नॉर्मली देखें प्रैक्टिकली वो हमेशा लैगिंग ही रहता है। ओके, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। तो अपन ने इस वीडियो के अंतर्गत ये देखा था कि अगर एक ऐसी सोर्स के अक्रॉस RLC सर्किट लगा हो तो उसको अपने को किस प्रकार से फाइंड करना है, उसमें अगर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए तो अपने को किस प्रकार से टैकल करना है। तो अपना जो आगे वाला आने वाले वीडियो अगर मेरे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको हर मेरे जो वीडियो अपलोड होंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, बाय बाय।